नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढौंडियाल। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन का। बड़ी खबरों से पहले आपको ताजा हाल बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन के अंदर 229 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन के भीतर 229 नए केस आए हैं। हापुड़ में 13 केस आए हैं। मेरठ से 10 केसेस आए हैं। औरैया में भी केसेस मिले। 5 नए पॉजिटिव केस औरैया में आए हैं और ये आंकड़ा अलग अलग जिलों में सामने आया है। ये अलग अलग जिलों में केसेस आए हैं और 229 नए मामले सामने आए सिर्फ एक दिन के बाद है। 6,724 कोरोना संक्रमित हैं इस वक्त प्रदेश में। 1725 इनमें प्रवासी हैं। बरेली, एटा में भी एक एक नए केस मिले हैं। आगरा में भी केस मिले हैं। 6 नए केस आगरा से सामने आए हैं और आगरा जो आंकड़ा है वो 870 पहुंच गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस आगरा में ही है, लेकिन बीते कुछ वक्त जब से योगी सरकार ने नई टीम भेजी है आगरा, उसके बाद से केसेस कम आए। और कोरोना संक्रमण पर ही एक और बड़ी खबर। एयर इंडिया का क्रू मेंबर कोरोना संक्रमित मिला है। पूरा क्रू मेंबर एयर इंडिया का कोरोना संक्रमित मिला है और इंडिगो का यात्री भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इंडिगो में एक यात्री भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो इंडिगो के जो कर्मचारी, जो क्रू मेंबर थे, उनको भी क्वारंटीन किया गया है। लेकिन जो चिंताजनक बात वो ये है कि एयर इंडिया का क्रू मेंबर संक्रमित निकला है। 25 तारीख से एयरलाइंस की शुरुआत हुई है। ऐसे में विशेष एहतियात एयरपोर्ट से लेकर फिर फ्लाइट के भीतर और डिपार्चर से लेकर अराइवल तक में विशेष इंतजाम। उसके बाद एयरपोर्ट पर जब लैंड करते हैं उसके बाद बाहर निकलने तक में हर एक यात्री पर नजर रहती है। लेकिन उसके बाद भी केसेस आ रहे हैं, ये चिंताजनक बात है। जो क्रू मेंबर है उसका कोरोना पॉजिटिव निकलना चिंताजनक बात, क्योंकि जो क्रू मेंबर होते हैं वो यात्रियों के कांटेक्ट में आते हैं। हालांकि ये देखने को मिला कि कई एयरलाइंस में क्रू मेंबर भी पीपीई किट पहने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना का संक्रमण यात्रियों तक भी पहुंच सकता है। तो एयर इंडिया का एक क्रू मेंबर कोरोना संक्रमित मिला है। कोरोना को हराने के लिए यूपी में अनूठी लड़ाई। अब एक्सरे इमेज से कोरोना मरीजों की पहचान की जाएगी। तो कोरोना को हराने के लिए यूपी में ये अनूठी लड़ाई, अब एक्सरे इमेज से कोरोना मरीजों की पहचान की जाएगी। कोविड-19 डायग्नोसिस टूल तैयार किया गया है। मशीन से जांच होगी। ये मशीन एक्सरे इमेज तैयार करेगी कोविड-19 पेशेंट की, और डायग्नोसिस टूल एक तैयार किया गया है। ये AKTU KGMU ने मिलकर टूल तैयार किया है और ये टूल बेहद महत्वपूर्ण और कारगर बताया जा रहा है कोविड-19 के पेशेंट की डिटेक्शन में, उनकी पहचान में। अब एक्सरे इमेज से कोरोना मरीजों की पहचान की जाएगी। तो AKTU और KGMU ने मिलकर इस टूल को तैयार किया है। ये खबर बड़ी है क्योंकि कोरोना से जंग पूरा देश लड़ रहा है। ऐसे में अगर ये टूल, इस टूल के जो नतीजे हैं वो अगर सकारात्मक आते हैं, अच्छे आते हैं, डिटेक्ट करने में आसानी होती है, एक्सरे इमेज से आसानी से कोरोना मरीजों की पहचान हो सकती है, तो ये पूरे देश में कारगर साबित हो सकता है। और खासतौर पर महाराष्ट्र में, वहाँ सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और महाराष्ट्र से लौटे प्रवासियों में भी कोरोना के सिम्टम्स मिल रहे हैं। वैसे में पूरे देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए और कम से कम डिटेक्ट करने के लिए कोई कारगर साबित हो सकता है। अब ये टूल किस तरह का है, ये टूल बनाया गया है, तो अब तक कितने लोगों पर इसका इस्तेमाल हुआ है, ये सारी जानकारियां हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो देंगे। शैलेश, आप ये बताइए कि इस टूल का क्या परीक्षण शुरू हो गया है, किस तरह के नतीजे आए इस नए टूल के? साथी देखिए, अभी टूल का जो परीक्षण की बात है, अभी ये इंटरनेशनल जो है इंटेलिजेंस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड ये जो टूल है, अभी इसको डेवलप किया गया है और अब इस टूल को रोगियों के ऊपर आगे अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इससे पहले इसकी टेस्टिंग जरूर की गई, ट्रायल किया गया है और जो नतीजे हैं अगर माने तो इसके नतीजे 99.98% कहा जा रहा है कि सही निकल रहे हैं। इसी वजह से इसके बाद इस टूल को आगे और डेवलप किया गया और कल मुख्यमंत्री ने इस टूल का खुद लोकार्पण किया है।
और बताया जा रहा है कि ये जो टूल है इसकी सबसे खास बात जो है वो ये भी है कि बिना किसी के संपर्क में आए ये रोगी की स्क्रीनिंग कर देगा, यानी कॉन्टैक्टलेस स्क्रीनिंग होगी, सेफ रहेगा आदमी। दूसरी खास बात, अभी जो भी कोरोना की टेस्टिंग होती है, सैंपल लिया जाता है, उसके बाद अगले दिन रिपोर्ट आती है, कई बार 48 घंटे का समय लगता है और जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है तो समय और ज्यादा लग रहा है। लेकिन इसमें ये खासियत है कि महज 1 सेकंड से भी कम में ये स्क्रीनिंग कर देगा मरीज की। उसको एक डिजिटल एक्सरे मशीन होगी जिसके साथ में इसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाएगी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और उसके बाद रोगी को सामने रखा जाएगा, वो चेस्ट का एक्सरे लेगा और बता देगा कि इसमें कोरोना है या नहीं है। इसके लिए इस मशीन में जो इसकी प्रोग्रामिंग की गई है उसमें बहुत सारे डेटाबेस फीड किए गए हैं एक्सरे के, जिसमें कोविड पेशेंट्स भी थे और नॉन कोविड पेशेंट्स भी थे, जिससे क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है तो उन्हीं के आधार पर ये तय करता है कि जो सामने मरीज है उसमें कोविड है, कोरोना है या नहीं है। इसके लिए जरूरत होती है सबसे ज्यादा कि डेटा कितना ज्यादा है, सैंपल्स कितने ज्यादा है, यानी जो उसमें फीड किए गए हैं एक्सरे के सैंपल्स वो जितने ज्यादा होंगे रिजल्ट उतने ज्यादा एक्यूरेट होंगे। इसके लिए केजीएमयू ने अपने यहाँ से सैंपल्स दिए हैं, इसके अलावा शहबाई कॉलेज से दिए गए हैं और अब मुख्यमंत्री ने साफ कहा है स्वास्थ्य विभाग को भी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी, कि जितने भी मेडिकल कॉलेज शैलेश, इसको कब तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है? देखिए राजीव, मुख्यमंत्री ने तो ये कहा है कि इसको तत्काल जितनी जल्दी हो आप और डेवलप कीजिए चीजों को और इसको यूज में लाना शुरू कीजिए। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि देखिए कोरोना से जुड़ा मामला है तो ये देखना होगा कि कितनी जल्दी इसको ये लोग यूज में लाते हैं। लेकिन फिलहाल लोकार्पण हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब ये लोग इसका इस्तेमाल भी जल्दी ही शुरू कर देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ और चीजें जोड़ने के लिए भी कहा है, जैसे उन्होंने ये सुझाव दिया है कि इसमें थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था कर दी जाए, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कर दी जाए। अगर ये भी हो जाएगी तो ये फायदा होगा कि एक ही मशीन से, यानी फिर उसके बाद एक ही मशीन बहुत सारे काम करेगी। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये अब एक्सरे इमेज के जरिए पहचान की जाएगी कोरोना के पेशेंट की। हालांकि इस्तेमाल में कब से लाए जाएंगी, आम आदमी को डायग्नोस कब से करना शुरू करेंगी, अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोकार्पण इसका हो गया है। कुछ सुझाव मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि इसमें थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो, दूसरी कुछ व्यवस्था भी कर दी जाए ताकि एक ही मशीन कई सारे काम कर लें। इस बीच एक बड़ी जानकारी इटावा से मिल रही है। सड़क हादसा इटावा में हुआ है। ट्रक से बोलेरो कार टकराई है और हादसे में मां और बेटों की मौत हो गई है। मां और 2 बेटों की मौत हुई है इस हादसे में। 5 घायल हुए। छत्तीसगढ़ से कासगंज ये सभी लोग जा रहे थे। इस बीच में यह हादसा हुआ है। मोहम्मद फारिक हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। मोहम्मद फारिक, कितने बजे का ये वाकया है और किस वजह से हादसा हुआ और जो घायल है उनकी हालत कैसी है अभी? जी, तड़के सुबह 4 बजे का मामला बताया जा रहा है। जो नेशनल हाईवे पर छत्तीसगढ़ से अपनी बेटी की शादी के लिए पूरे परिवार एक बोलेरो में सवार होकर आ रहा था और हाईवे पर एक खड़े हुए ट्रक में बोलेरो टकराई है, जिसमें एक माँ की और 2 बेटों की मौत हो गई। बाकी के 5 लोग घायल हैं। घायल में वो लड़की भी शामिल है। इस शादी के लिए लोग कासगंज अपने पैतृक गाँव आ रहे थे। जी मोहम्मद फारूक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सड़क हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हुई जिसमें मां और 2 बेटे शामिल हैं और 5 लोग घायल। खबर अब चंदौली से, जहां पर हादसे के बाद लोग परेशान हो गए। दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। यह हादसा डीडीओ जंक्शन और चंदौली के बीच में हुआ, जिसके बाद तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अभी तक इन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन 3 महिलाएं इसमें शामिल हैं जबकि 1 पुरुष शामिल है। क्या है ये मामला? देखिए, जो मुगलसराय से गया की तरफ जो डाउन रेल पटरी है, चंदौली थाना क्षेत्र के हिनौता गांव के पास में रेल की पटरी पर दुर्घटना होने की सूचना मिली है। इस पर हम लोग आए तो पता चला कि रेल की पटरियों पर 400 जो है कटी क्षतविक्षत अवस्था में मिले हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष का डेड बॉडी जो है पड़ी हुई थी।
सभी डेड बॉडी को उठाकर मर्चरी भेजा गया है। किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। रेल के पटरियों पर हम लोगों ने 2 किलोमीटर तक ढूंढा है, कोई झोला बस्ता बैग वगैरह नहीं मिला है और इनके शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। रेल के ड्राइवर ने आगे जाकर चंदौली स्टेशन पर बताया था कि रेल की पटरी पर 3 लोग सोए हुए दिखाई दिए हैं जिन पर से ट्रेन गुजर गई है। इससे स्पष्ट स्थिति क्लियर नहीं अभी है, इसका पता लगाया जा रहा है और जैसे ही शिनाख्त होती है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि ये 3 महिलाएं हैं, एक पुरुष है, एक ही परिवार के लोग लग रहे हैं। क्योंकि झोला बैग बस्ता ऐसा कुछ ट्रेन पटरी पर नहीं मिला है, इसलिए लग रहा है कहीं आसपास के लोग ही होंगे। कहीं ये माइग्रेंट श्रमिक तो नहीं है इस तरह से? नहीं, इस तरह की जो स्थितियां बता रहे हैं, अगर माइग्रेंट श्रमिक रहते तो झोला बैग बस्ता जरूर किसी न किसी के पास जरूर रहता। आगे किस दिशा में कार्रवाई हो रही है? आगे 100 को भेजा गया है और शिनाख्त का प्रयास किया जाएगा, फ़ोटो वगैरह निकाला जाएगा और उसके बाद जो है पीएम होगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब गाजियाबाद से बहुत बड़ी खबर। आग में जिंदा जलने वाले 2 बच्चों की मौत हो गई। पिता ने 2 बेटियों और उनके बच्चों को जिंदा जलाया था। 14 मई को जिंदा जलाया गया था। 14 मई की घटना थी। अब बच्चियों की मौत हो गई है। आरोपी शख्स को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ये पूरा मामला ये है कि एक पिता को अपने दोनों बेटियों का घर पर यानी कि अपने मायके में रहने पर ऐतराज़ था। वो चाहता था कि वो अपने ससुराल जाएं, लेकिन दोनों बेटियां नहीं जा रही थी और उनमें से जो बड़ी वाली थी उनके 2 बेटियां थी और इन चारों को, दोनों बेटियों को और अपने नातिनों को जिंदा जला दिया था। उसके बाद अब दोनों बच्चियों की मौत हो गई है। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए विपिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जो कुछ अपडेट आपके पास है दर्शकों को दें। देखिए 24 मिनट के आसपास इस शख्स ने अपने 2 बेटियां, जो दोनों विवाहित हैं, 28 और 25 साल की, वो इस कमरे में सो रही थी। साथ ही जो बड़ी बेटी है उसकी बच्चियां जो 8 और 5 साल की हैं, वो भी उनके साथ सो रही थी, जिसने सामान इकट्ठा करके कोई ज्वेलरी पदार्थ डाल के आग लगा दी थी। जो शख्स है जिसने इस घटना को कार्य किया था, इसके मुताबिक जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था तो पुलिस को बयान दिया था कि इसकी दोनों बेटियां ससुराल नहीं जा रही थी, अजमेर में जो ससुराल की मायके में रह रही थी। इससे चलते इसकी बदनामी हो रही थी और इसको ऐसा लग रहा था कि इज्जत उठा ली जा रही है। इससे घटना को अंजाम दिया था। चारों झुलस गई थी। चारों को जीटीबी अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया गया था, जहां से दुखद खबर ये मिली है कि 2 जो बच्चियां थी 8 और 5 साल की, उन दोनों की मौत हो गई है। उनको वापस लाया जा रहा है, पीएम करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो शख्स था, आरोपी था, इसके बेटे की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेज दिया था। विपिन, जो दोनों बेटियां हैं इस आरोपी की, उनकी हालत कैसी है? जी देखिए, जो बड़ी बेटी है जिसकी दोनों बच्चियां थी, उसकी हालत स्थिर है, वो फिलहाल ठीक है। लेकिन जो उसकी छोटी बहन थी, जो दूसरी विवाहिता थी 25 वर्ष की, उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो गाजियाबाद की लोनी पुलिस है, जहाँ की ये घटना है, वहाँ पुलिस भी लगातार उसकी देखभाल में जुटी हुई है। लेकिन दुखद खबर यह है कि दोनों छोटी बच्ची थी, उनकी दोनों की मौत हो गई है। जी विपिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो माँ और बेटियों को जिंदा जला गया था, जिसमें माँ इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, गंभीर रूप से झुलसी हुए हैं। तो दोनों बच्चियों की मौत हो गई है, एक की 8 साल की उम्र, एक की 5 साल की उम्र। और जिसने जिंदा जलाया था वो कोई और नहीं था, इनके पिता थे और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर भी लिया गया है। मजदूरों की वापसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और यूपी की सरकार के बीच में शुरू हुआ सियासी संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब कांग्रेस इस मामले में अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करते हुए कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक यूपी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये संघर्ष जारी रखेगा। उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके कहा कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने संघर्षशील श्रमिक जीवन बिताकर राजनीतिक मुकाम हासिल किया है।
19 मई को यूपी सरकार ने जिस दुर्भावना के साथ उन्हें जेल में डाला है, वो दिखाता है कि विपक्ष के सकारात्मक सेवा भाव को यूपी सरकार की तरफ से ठुकराया और दबाया जा रहा है। लेकिन अजय कुमार लल्लू नहीं झुकेंगे और कांग्रेस पार्टी का काम नहीं रुकेगा। और इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वो पूरा भारत, यहाँ तक कि विश्व भी देख रहा है कि वहां पर स्थितियां, ना वहां पर कोरोना का कंट्रोल हो रहा है, ना उनके पास सूचियां हैं, न ट्रेन चल रहे हैं। प्रवासी श्रमिक आज भी पैदल चलने को मजबूर है। वहां पर गठबंधन की सरकार उनमें आपस में रार है। राहुल गांधी से सवाल पूछे जाते हैं तो वो तमाम तरह की बातें कहते हैं कि हम तो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो सरकार में डायरेक्टली एक तरीके से हमारा इंटरफेरेंस नहीं है। अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू ने जो कुछ किया, महामारी एक्ट के तहत जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद अब कांग्रेस की क्या रणनीति है, वो कैसे इस मसले को उठाने वाली है? देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हम संघर्ष करेंगे उत्तर प्रदेश में। पता नहीं वो किस तरह का संघर्ष होगा, क्या होगा, इस आपदा काल में किस रूप में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश होगी। शिवसेना का प्रदर्शन आज जारी है, वो जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे समय में जब यूपी की सरकार इस बात पर ध्यान केंद्रित की हुई है कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था काबू में रहे और केवल ध्यान कोरोना की विभीषिका से निपटने पे लगे। टीम 11 की बैठक के साथ मुख्यमंत्री 3 घंटे इसी जद्दोजहद में रहते हैं कि किस तरीके से इस संक्रमण पर हम काबू पा सकें। और ऐसे में स्थिर करने की ये कोशिश है। अगर इतना ही यूपी से प्रेम है और यूपी की जनता से प्रेम है तो कल एक दृश्य सबने देखा होगा कि मुंबई के धारावी से हजारों की संख्या में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के प्रवासी श्रमिकों को उनके प्रदेशों में और खासकर यूपी में भेजा जा रहा था। वो यूपी के लोग ज्यादा थे और ऐसे में वहां संक्रमण नहीं रुक रहा। इस पूरे देश में सबसे ज्यादा कोई संक्रमित प्रदेश है तो वो महाराष्ट्र है, मुंबई है। और इसमें कोई शक नहीं। वीरेश, मैं अब आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को ये भी साथ साथ बता दें कि इस वक्त जेल में है, हिरासत में है अजय कुमार लल्लू, तो क्यों है, कौन कौन से धाराओं में केस दर्ज हुआ है। दूसरा, अब कांग्रेस पार्टी जिस संघर्ष की बात कर रही है तो संघर्ष की क्या किस तरह की कोई योजना बनी है कि वो जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी या घेराव करेगी कहीं पर? और दूसरा, शिवसेना का प्रदर्शन किस सिलसिले में? देखिए, एपिडेमिक एक्ट की जितनी धाराएं हैं वो सभी अजय लल्लू पर लगी है और यही वजह है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। और रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष तो जमीन पर ही होता है। ट्विटर का संघर्ष, ट्विटर की चिड़िया से चोंच मारने वाला संघर्ष तो अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका, राहुल सभी कर रहे हैं। लेकिन अब जब वो संघर्ष का ऐलान कर रही हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में, पूरे प्रदेश में संघर्ष की बात की जा रही है, तो ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, जमीन पर उतरेंगे। जिस तरीके से अजय लल्लू जमीन पर उतरे थे और उनकी गिरफ्तारी हुई है। रही बात शिवसेना की, तो शिवसेना का कोई वजूद उत्तर प्रदेश में है नहीं, लेकिन अपने को ध्यान बटाने के लिए अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, महाराष्ट्र पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम अपने मजदूर भेजेंगे नहीं और बिल्कुल परमिशन लेंगे। लेकिन वीरेश, आप प्रदेश में चूंकि विपक्ष घेरने की तैयारियां कर रहा है, कांग्रेस एक तरफ से, दूसरी तरफ से शिवसेना, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सामूहिक रणनीति है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर घेरा जाएगा? शिवसेना और कांग्रेस ने आपस में बात की हो? कोई इनकी रणनीति नहीं होती है। शिवसेना और कांग्रेस ने अगर बात की होती तो महाराष्ट्र की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। वहाँ इनकी मिली जुली सरकार चल रही है। अगर समन्वय होता तो सरकार वहाँ गिरने की स्थिति नहीं होती, राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं होती और एक दूसरे का विरोध नहीं होता। संजय निरुपम ये नहीं कहते कि जिसके साथ हम हैं वो भरोसे के लायक नहीं है। तो ये कोई समन्वय तो इनका कभी रहा नहीं है। बेमेल की खिचड़ी है, देखते रहिए कि कितने दिन इनकी सरकार चलती है। रही बात यूपी में शिवसेना का, तो शिवसेना का कोई वजूद नहीं है। महाराष्ट्र से ध्यान हटाने के लिए शिवसेना का यूपी में प्रदर्शन है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं और जिस रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की सरकार को घेर रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से महाराष्ट्र से ज्यादा श्रमिक यूपी में आ रहे हैं, प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं और उन मजदूरों और कामगारों के साथ मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, उस शर्मिंदगी को
बचाने के लिए और ध्यान भटकाने इसमें के कोई लिए शक नहीं शिवसेना का वीरेश ये की श्रमिकों के साथ क्या क्या हुआ है, बहुत खराब व्यवहार उनके साथ हुआ है। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इसके बाद भी स्थिति कितनी बदहाल महाराष्ट्र में है, शिवसेना प्रदर्शन करेगी उत्तर प्रदेश में। अभी प्रदर्शन किस तरीके का होगा, क्योंकि प्रदर्शनों की इजाजत तो है नहीं, तो ऐसे में प्रदर्शन क्या सोशल मीडिया पर होगा या प्रदर्शन का रूपरेखा उसकी क्या होगी। और एक सवाल ये भी रहेगा, कांग्रेस से भी ये सवाल शिवसेना से भी, कि क्या ये प्रदर्शन जो उत्तर प्रदेश में आप कोरोना को लेकर या आंकड़ों को लेकर कर रहे हैं, क्या ये महाराष्ट्र में भी होंगे? क्या ये प्रदर्शन महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, जहां पर देश में सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना के केसेस कहीं से आ रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो क्या ये प्रदर्शन कांग्रेस, क्या ये प्रदर्शन शिवसेना महाराष्ट्र में भी करेगी? अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 10 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। एडीजी कानून व्यवस्था पीवी रामा शास्त्री को हटाकर उनकी जगह प्रशांत कुमार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। पीवी रामा शास्त्री एडीजी विजिलेंस बनाए गए हैं। इसके अलावा राजीव सबरवाल एडीजी मेरठ जोन, अंजू गुप्ता एडीजी पीटीएस मेरठ, लक्ष्मी सिंह आईजी लखनऊ रेंज, दीपेश जुनेजा एडीजी कार्मिक बने हैं। तो एलबी एंटनी, देव कुमार एडीजी सीबीसीआईडी और नीरा रावत एडीजी विमेन पावर लाइन बनी है। जबकि बीके सिंह को पीएससी के साथ एडीजी सुरक्षा का प्रभार मिला है। वहीं आईजी रेंज लखनऊ एसके भगत गृह विभाग में सचिव बने। और आपको बता दें कि कई महीने के बाद एक साथ 10 सीनियर अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो 10 बड़े अधिकारियों के ये तबादले हुए हैं। इसमें से कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी है एक तरीके से घटाए भी गए हैं। तो वहीं जो बड़े बदलाव किए गए हैं ये मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही किए गए हैं, क्योंकि पहले ये स्पष्ट जानकारी दे दी गई थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग अभी नहीं होगी। अगर कोई होगी भी, कोई ट्रांसफर होगा तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेशानुसार होगा। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर 10 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर एक टिकटॉक वीडियो को लेकर पुलिस की खूब फजीहत हो गई है। जो युवक पुलिस की गाड़ी के साथ वीडियो वायरल करते हैं, उनके बारे में जब एबीपी गंगा ने पता लगाया तो मालूम चला कि ये पुलिस की सांठगांठ से हो रहा है। ये युवक वीडियो बनाते हैं, वो पुलिस कर्मियों के साथ उठते बैठते हैं। हालांकि अब इस मामले की जांच सीओ प्रथम को सौंप दी गई है। तो जो पहली तस्वीर आप देखेंगे, पहली तस्वीर में गाड़ी में टिकटॉक बना रहा है युवक, और दूसरी तस्वीर में वही युवक आपको सफेद लिबास में, सफेद कुर्ते पजामे में और टोपी पहने हुए दिख रहा है। वो पुलिस वालों के साथ में है। तो ये दोनों तस्वीरें ये एक दूसरे इस पूरी कहानी को बयां कर रही। पहली कहानी में पुलिस की जीप से युवक ये उतर रहा है, टिकटॉक वीडियो बना रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जीप किसने और क्यों दी होगी। वो अब दूसरी तस्वीर में उसका जवाब है। दूसरी तस्वीर में वो युवक पुलिस वालों के साथ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये सांठगांठ से हो रहा है। टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए पुलिस अपनी जीप हो सकता है कल को थानों को भी दे दे और वर्दी भी दे सकती है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई और पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी घायल हुआ है। इनामी समेत 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 2 फरार भी हो गए हैं। फरार बदमाशों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। 2 फरार इसमें हुए हैं, जबकि इनामी बदमाश जिसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 25,000 का इनाम रखा हुआ था इसके ऊपर, हत्थे भी चढ़ा है। तो मुठभेड़ के बाद
इसका एक और साथी पकड़ा गया है। हालांकि इसके 2 और साथी भागने में जरूर कामयाब हो गए। अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस ने गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल बीटा 2 थाना इलाके में सेक्स रैकेट चल रहा था और जब पुलिस ने गेस्ट हाउस में छापेमारी की तो इसका खुलासा हो गया। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।